बनाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन को आप लोग 1.5 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से आपका 6 पेज पूरा होगा। 6 से 7 पेज आप लोग को ये कंपलसरी क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 पेज तक भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2-2 पेज करके एक क्वेश्चन को लिखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आराम से जो है आपका 4 नंबर मिलेगा। तो 4-4 नंबर करके 16 नंबर आपका उम्मीद है आप लोग को मिल जाना चाहिए पूरा का पूरा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिला शिक्षा की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी भी समाज या समुदाय का विकास तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं सशक्त बने। किसी भी समाज, समुदाय या परिवार का विकास तभी होगा जब वहाँ की महिलाएं सशक्त होगी। इसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए शिक्षा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो वहाँ के समाज, वहाँ के समुदाय, वहाँ और परिवार जो रहेगा वो शिक्षित होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए रणनीतियाँ को बनाया गया, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार तेजी से हुआ। स्वतंत्रता भारत के बाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक विकास में कई सारी रणनीतियाँ बनाई गई, जिसमें यह देखा गया कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, ठीक है। भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति 2011 की जनगणना से महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। यानी कि 2011 का जब जनगणना किया गया था तो वहाँ पे देखा कि महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो 65.46% है, जो कि 2001 की महिला साक्षरता लगभग 53.67% थी। तो ये वृद्धि हुआ है, ठीक है। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए स्कूली एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में तेज़ी से सुधार हुआ। भारत सरकार ने बच्चों के लिए यानी महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में तेज़ी से सुधार किया है। प्राचीन काल से ये देखा जाता है कि महिलाओं पर अन्याय एवं अत्याचार होते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ये देखा जा रहा था कि महिलाओं पर अन्याय एवं अत्याचार होते आ रहे हैं, जो सभी महिलाएं तब से लेकर आज तक सहती रहती है। कभी उन्हें दहेज प्रथा के लिए तो कभी सती प्रथा के लिए आग का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। परंतु आज परिस्थितियां बदल गई है। आज स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के साथ योगदान कर रही है। लेकिन आज जो है, आज का आधुनिक भारत की परिस्थितियां बदल गई है। आज जो है महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के साथ योगदान दे रही है हर एक क्षेत्र में, ठीक है। आज महिलाएं घर की 4 दीवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी कठपुतली मात्र नहीं है। आज वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण होकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर योगदान दे रही है। आज की महिलाएं जो है वो घर के 4 दीवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी एक कठपुतली मात्र नहीं रही। आज अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर वो ज्ञान के आलोक में आकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर आज योगदान दे रही है। तो आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, ताकि कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, तो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो होती है वो पुरुषों के बराबर या उस जो है काफ़ी आगे से आगे बढ़ रही है। महिला स्त्रियां आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों से संबंधित सामाजिक मान्यताएं बदल रही है, जिससे आज महिलाएं जो है सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों से संबंधित सामाजिक मान्यताएं बदल रही है। जो मान्यताएं समाज में पनप रही थी वो मान्यताएं जो है समाज में खत्म हो रही है। आज भारत की वर्तमान स्थितियों में महिलाएं शिक्षा में अपना विशेष योगदान दे रही है। जहां ये पढ़ लिख कर एक उच्च मुकाम तक पहुंच रही है, जहां ये समाज का एक उदाहरण बन रही है। आज महिलाएं डॉक्टर, पायलट, आर्मी, इंजीनियर, प्रत्येक वैज्ञानिक के प्रत्येक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। तब वो आत्मनिर्भर तथा आत्मसम्मान के साथ जी रही है। यानी अब वो जो है आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के साथ जी रही है। जहाँ महिलाएं जो है अपनी वर्तमान स्थिति में महिलाएं शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर, अपने योगदान देकर, पढ़ लिख कर एक उच्च मुकाम तक पहुँच रही है, जहाँ समाज में एक उदाहरण बन रही है, जहाँ समाज जो है इन महिलाओं का एक उदाहरण बन रही है समाज। तो जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं डॉक्टर, पायलट, आर्मी, इंजीनियर, वैज्ञानिक ये सभी बनकर अब वो आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के साथ जी रही है। महिलाएं के आगे बढ़ने से केवल लड़कियां ही आगे
नहीं बढ़ी, बल्कि समाज में उत्पन्न हो रही रूढ़िवादिता विचार आज धीरे धीरे खत्म हो गई। मतलब महिलाएं आगे बढ़ी तो इसका मतलब केवल लड़कियां ही आगे नहीं बढ़ी, बल्कि समाज में जो उत्पन्न हो रही रूढ़िवादिता यानी भेदभाव का जो विचार था कि जो महिलाएं होती थी या जो बालिका होते थे उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था, तो उस तरह की जो रूढ़िवादिता विचार थी उसको धीरे धीरे ख़त्म हो गया। यानी स्त्रियां जो है वो घर के अंदर रहेगी, उसके काम करेगी, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो इस तरह की जो रूढ़िवादिता विचार थे उसको वो समाप्त कर दिया। तो महिलाएं जो आगे बढ़ी तो ये कहीं ना कहीं समाज में जो उत्पन्न हो रही रूढ़िवादिता जो विचार था उसको धीरे धीरे ख़त्म हो गया। प्राचीन मान्यताएं समाप्त हो गई। सरकार महिलाओं की सुरक्षा में कठोर से कठोर कानून बनाए हैं, उन्हें उनका अधिकार संविधान में दिया गया। अब वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और एक महिला शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। ये बात सही है कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, एक महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है उससे, क्योंकि सबसे पहला शिक्षिका माँ होती है और माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखें कि महिलाओं के भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पे हम लोग बात करें। जहाँ महिलाएं जो है आज शिक्षा के द्वारा कितने आगे बढ़ गई है और पुरुषों के साथ योगदान दे रही है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि महिला में भारत में महिला शिक्षा की स्थिति क्या थी, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात किए, ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, NEP 1986। स्वतंत्र भारत की सबसे प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1986 को सरकार ने इसे विधिवत रूप से घोषणा कर दी थी। यानी कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद सबसे प्रथम शिक्षा नीति अगर बात किए तो 1986 जो है सबसे प्रथम शिक्षा नीति थी, जिसमें सरकार ने इसे विधिवत रूप से घोषणा कर दी थी 24 जुलाई 1986 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे? इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला नंबर, शिक्षा का सार्वभौमिक होना है, ठीक है। यानी कि इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना, शिक्षा की 10+2+3 की संरचना, उच्च शिक्षा की में प्रगति, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि को जो है समस्याओं को दूर करना है, और गाँव के क्षेत्रों में 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना है, और शिक्षा का जो संरचना होना चाहिए वो 10+2+3 होना चाहिए। तो इस तरह से उच्च शिक्षा की प्रगति, बेरोजगारी को कम करना, जनसंख्या में इस तरह के जो है शिक्षा और सार्वभौमिकता पर बल देने का उद्देश्य लाया था, जो कि NEP 1986 पे बात कही गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या उद्देश्य था कि इसमें जाति, प्रांत, लिंग भेदभाव किए बिना सभी को समान शिक्षा दिया जाए, और अंत में समान राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाए। जहां राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के तहत NEP 1986 जो है बिना भेदभाव किए सभी को लिंग चाहिए वो 10+2+3 होना चाहिए। तो इस तरह से उच्च शिक्षा की प्रगति, बेरोजगारी को कम करना, जनसंख्या में। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा बेरोजगारी को कम करना, जनसंख्या में इस तरह के जो है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या उद्देश्य था कि इसमें जाति शिक्षा प्रणाली के। चौथा नंबर उद्देश्य है नामांकन प्राथमिक विद्यालय में हो जाना चाहिए, यानी 14 वर्ष तक के सभी बालकों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय में हो जाना चाहिए तथा उनके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। यह तीसरा उद्देश्य था। चौथा नंबर उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालय तथा व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा पर अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों को विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करता है। इसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय तथा व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है कि उच्च शिक्षा। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा हेतु छात्रों के प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने की बात कही गई। जहां बच्चों को यदि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना है तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम देकर उन्हें प्रवेश देने की बात कही गई। शिक्षा के समान अवसरों को उपलब्ध करने की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन को नई शिक्षा से जोड़ा गया। जहाँ नई शिक्षा यानी कि NEP 1986 1986 में
मुक्त ओपन यूनिवर्सिटीज़ तथा डिस्टेंस एजुकेशन को भी जोड़ा गया था नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, तो इसका भी ये कारण है कि जो दूर दराज के बच्चे रहेंगे वो दूरस्थ शिक्षा से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओपन एजुकेशन से, ओपन डिस्टेंस कोर्स से जो है वो अपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी जो है इसको लाने का उद्देश्य था। ठीक है, 6 नंबर है तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, यानी NEP 1986 का उद्देश्य रहा कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिया जाए, कंप्यूटर शिक्षा उनको दिया जाए ताकि वो उससे जुड़ सके। तो तकनीकी शिक्षा व प्रबंध शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा व प्रबंध शिक्षा को बढ़ाने की बात कही, जहाँ शिक्षा में ICT को जोड़ा गया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया जिसके तहत NEP 1986 लाने का उद्देश्य था। 7 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 मैट्रिक, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन को लागू कर देश के प्रत्येक भाग को स्वीकार किया गया। इस तरह से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो ये संरचना होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, 10+2+3 जो है वो संरचना होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ 10 मैट्रिक होना चाहिए, 2 इंटर होना चाहिए और 3 जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, 8 नंबर पॉइंट है बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को स्वीकार किया गया। यानी NEP 1986 का ये उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षित के साथ साथ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी देना है ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने जीविकोपार्जन कर सके। तो इसका ये भी एक उद्देश्य था। 9 नंबर में नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता होनी चाहिए, जहां भेदभाव को दूर करके सब में शैक्षिक समानता होनी चाहिए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों को शैक्षिक अवसर संकल्पित किया जाना चाहिए। यानी कि जहां पिछड़े बच्चों को, यानी महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर यानी शिक्षा जो है उन क्षेत्रों तक पहुँचाना है, ये NEP 1986 का उद्देश्य था। और लास्ट उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक नीतियों पर बल देती है तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत परिस्थिति में ढालने का यह प्रयास करती है। तो जहाँ यह शैक्षिक नीतियों पर बल देती है और एक मजबूत परिस्थिति को ढालने का प्रयास करती है NEP 86। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हम लोग लगभग 10 पॉइंट को देखें, जिसमें आप लोग 10 पॉइंट को याद रखिएगा। डिस्टेंस एजुकेशन 10+2+3, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया, बालिकाओं के उच्च शिक्षा पर जोर दिया, जहां पिछड़ा वर्ग के बच्चे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, इन सभी बच्चों पर विशेष रूप से शैक्षिक शिक्षा पहुँचे, इस पर जोर दिया और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। तो इस तरह से जो है NEP 1986 लाने का उद्देश्य यही था। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अगला क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE 2009। हमारे देश में प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहती है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि प्रत्येक बच्चों को हमारे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अधिकार है, उनका वो अधिकार है। उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उनका अधिकार है। इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया और संविधान में इसके लिए एक संशोधन भी किया। इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया और इसके लिए उनको संशोधन भी किया, संविधान में इसके लिए संशोधन भी किया, जिसे 86वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपका 86वें संविधान संशोधन में लाया गया, जो 2002 में पारित किया गया था तथा अनुच्छेद 21 का A में शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार में लाया गया। अब बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, यानी कि 21 का A जो है, अनुच्छेद 21 का A ये कहता है कि शिक्षा जो है बालकों का क्या है, मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, जो कि 86वें संशोधन में इसे जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जहाँ पे यह जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उनका वो अधिकार है, जो बालकों को मौलिक अधिकार बना दिया है, जो बालकों का वो क्या बना दिया है, मौलिक अधिकार बना दिया है। तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उनका अधिकार है, जो बालकों का उनका मौलिक अधिकार है, जो कि 21 का एक संविधान यानी अनुच्छेद 21 का एक अंतर्गत कहा गया और 86वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा
राइट टू एजुकेशन, जहाँ सभी बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उनका अधिकार है और उनका वो मौलिक अधिकार भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भी सरकार को यह कानून पारित करने में 7 वर्ष लग गया, फिर भी इस कानून को पास करने में 7 वर्ष लग गया, क्योंकि ये बात कहा गया था 2002 में, 2002 में बात कर गया और 7 वर्ष तक इसको लागू करने के लिए लग गया। और इस प्रकार जो है लास्ट में 2009 में ये जो है 1 अप्रैल 2009 में इसे जो है 1 अप्रैल यानी आगे देखेंगे 2009 से जो है इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ाया गया, जिसमें 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंजूरी दी और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 जुलाई 2009 को लोकसभा में पास किया गया और अंत में 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा हस्ताक्षर कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस तरह से आप देखिए कि 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंजूरी दी, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा और अंत में 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा हस्ताक्षर कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया। और अंत में देखिए 1 अप्रैल 2010, अंत में याद रखिएगा ये डेट, 1 अप्रैल 2010 में भारत में पूर्णतः लागू कर दिया गया और अंत में 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पूरे भारत में लागू कर दिया, जिसमें भारत 135वें नंबर पर विश्व में पारित करने वाला देश बन गया। इस प्रकार भारत जो है 135वें नंबर बन गया विश्व में पारित करने वाला देश, जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हो गया। ठीक है। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 धारा है। अभी जो हम पढ़ाए तो वो सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ आप लोग को लिखना है कि राइट टू एजुकेशन कैसे आया, राइट टू एजुकेशन में क्या अधिकार दिया गया, ये कितने अनुच्छेद में है, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इस तरह से इसका तारीख भी याद रखिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लिखिएगा तो कभी भी एग्जाम में आप लोग को किसी भी नंबर नहीं काटेगा। इस अधिनियम में 7 अध्याय है और 38 धारा है, जो भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख बच्चे विश्वविद्यालय नहीं जा पाते हैं। यानी कि इसमें यह देखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, जो कि 22 करोड़ बच्चे थे, उसमें से आपका 92 लाख बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इसमें यह देखा गया। ठीक है। ढेर सारे कम जॉब ही नहीं। इस कानून के अनुसार शिक्षा के दायरे से बाहर छूट गए करोड़ों बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करना, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा साथ ही साथ निजी विद्यालयों में 25% सीटों के साथ आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील, अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाना है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये सभी बातें जोड़ा गया। देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, एक एक बात को याद रखिएगा। शिक्षा के दायरे से बाहर जो बच्चे, करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसके लिए क्या क्या किए। सबसे पहला तो उसे प्रवेश दिलाना है, विद्यालय में एडमिशन देना है, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करनी है, यानी कि हर एक आपके पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, ट्रेन टीचर होने की नियुक्ति कराई और साथ ही साथ जो निजी स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उसमें 25% सीटों का आरक्षण किया गया, जो कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों उसमें एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जहां मिड डे मील की योजना दी गई, जो कि 1995 में 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की योजना लागू की गई थी, उसको जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को मिड डे मील की सुविधा दी गई। इन सभी सुविधाओं के आधार पर विशेष कदम उठाए गए, जहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इन सभी बातों को जोड़ा गया। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, राइट टू एजुकेशन। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताएं। अब है मिड डे मील योजना। मिड डे मील नेक्स्ट है, डी नंबर और लास्ट है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना। व्हाट इज मिड डे मील? ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना को संक्षिप्त में मिड डे मील, MDM मिड डे मील कहते हैं। मिड डे मील मध्य दिन भोजन, मिड मतलब होता है मध्य, डे मतलब होता है दिन और मील मतलब होता है भोजन। का अर्थ होता है दिन के मध्य दिया जाने वाला भोजन, यानी कि दिन के मध्य, यानी कि शैक्षिक बीच में, ठीक है, दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन को हम लोग मिड डे मील भोजन कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यह एक केंद्रीय योजना है, यह एक सेंट्रल सरकार के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील योजना है, जो आज के समय में
भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख योजना है। ये जो मिड डे मील योजना बच्चों को दी जाती है, ये प्राथमिक शिक्षा जो होती है वहाँ तक दी जाती है। 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना दी जाती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। और ये योजना आपका 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ये योजना 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु से की गई थी। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तमिलनाडु राज्य से की गई थी। ये योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय योजना है। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए कि विद्यालय का सबसे बड़ा योजना अगर देखा जाए तो मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन योजना है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक, नैतिक सभी गुणों का जब विकास होता है बच्चों में, तो उसी को हम लोग सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो बच्चों के सार्वभौमिकरण के लिए मिड डे मील योजना को लाया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें यह कहा गया कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक ही भोजन देना है और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए, जो विद्यालय में दिया जाएगा, जिसमें बालकों का विद्यालय में नामांकन बढ़े, जिससे बच्चे क्या होंगे? पढ़ने जाएंगे। तो मिड डे मील योजना के तहत बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ने के लिए ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और विद्यालय की सबसे बड़ी योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जहाँ बच्चों की ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, एफेक्टिव तथा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, समूह पौष्टिक स्तर में सुधार किया जाता है। जहाँ बच्चों के पौष्टिक स्तर में, जहाँ बच्चों को सभी प्रकार का पोषक तत्व मिले, शरीर उसका सही रहे, बच्चों को पढ़ने में मन लगे, इसके लिए जो है मिड डे मील योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अधिकतर बच्चे बच्चे ये देखा जाता था कि विद्यालय खाली पेट पहुँचते थे। यहाँ कुछ बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं, जिन्हें दोपहर तक भूख लग जाती है। अधिकतर ये देखा जाता है कि बच्चे जो है खाली पेट विद्यालय पहुंचते थे। और ये भी देखा गया कि स्कूल आने के बाद भोजन करते, अगर कुछ बच्चे भोजन करके स्कूल से आते हैं, यानी कि भोजन करके घर से स्कूल आते हैं, तो उसको दोपहर में भूख लग जाती है और वो अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इस प्रकार मिड डे मील यानी पूरक पोषण का स्रोत तथा स्वस्थ विकास का कार्य करती है मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना जो है इस तरह से बच्चों को लाया गया। इसके हम लोग कुछ उद्देश्य को भी देख लेते हैं और इनके क्या महत्व है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य और महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर में है, मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी सरकारी स्थानीय विद्यालय मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना है। जहाँ बच्चों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के प्राथमिक विद्यालय तथा स्थानीय विद्यालयों में या मदरसों में उनके पोषण स्तर में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स शरीर में पूरी तरह से मिले बच्चों को, इसके लिए उनका सुधार करना है। दूसरा है, भूख तथा कुपोषण जैसी समस्याओं को खत्म करना है। यानी हम जानते हैं कि कुपोषण जो होते हैं वो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, बच्चों में और शिशुओं में। तो उसको कुपोषण और भूख जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी मिड डे मील योजना लाया गया, ताकि बच्चे विद्यालय में पढ़े अच्छे से। तीसरा है, विद्यालय में नामांकन के स्तर में वृद्धि हो, इसके लिए भी जो है मिड डे मील योजना बढ़ाई गई, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक विद्यालय में एडमिशन ले सके। चौथा नंबर था, बच्चों का अधिक समय तक विद्यालय में ठहरे रहना। यदि बच्चों को विद्यालय में भूख लग जाती है, तो इसके लिए जो है विद्यालय में मिड डे मील योजना दिया गया, जिससे बच्चे जो है विद्यालय में अधिक से अधिक समय तक वहाँ रुके रहे। और 5 नंबर उद्देश्य था इनका कि विभिन्न जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार लाना है। और ये था लास्ट नंबर था 6 नंबर, विशेष रूप से महिलाओं की ज़मीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना। ये जो है आपका मिड डे मील योजना के तहत इन सभी चीज़ों को देखा गया। तो मिड डे मील योजना जहाँ सभी बच्चों को जो है उनका केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी योजना थी, जो विद्यालय में ये केंद्र सरकार के द्वारा ये मुफ्त बच्चों को भोजन दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं 4 जो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन था, भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है।